वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बारे में, जो 1 अप्रैल 2017 से लेकर 15 जून 2017 तक हुआ था। इसके पहले और बीच में अगर कोई भी करंट अफेयर छूट गया होगा तो मैं उसे वापस फिर से अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आइए शुरू करते हैं अपना पहला स्लाइड। पहले स्लाइड में है यूनियन कैबिनेट अप्रूव इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स टू फार्मर्स। सबवेंशन का मतलब होता है आर्थिक सहायता। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स का मतलब हुआ कि जो कम समय के लिए जो लोन दिया जाता है उसे शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स के नाम से जानते हैं। ये 14 जून 2017 को ये लॉन्च हुआ था। इंटरेस्ट सबवेंशन का जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं उसको ISS लिखते हैं, मतलब इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ये स्कीम है जो कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता है। ये फार्मर्स को दिया जाएगा 1 साल के लिए, 2017 से लेकर 18 तक के लिए है। गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 20,339 करोड़ फॉर दिस स्कीम। इस स्कीम में गवर्नमेंट ने लगभग 20,339 करोड़ रुपए का स्कीम रखा है। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर्स को शॉर्ट टर्म के लिए क्रॉप लोन देना है, जिसके एट अफोर्डेबल रेट पे शॉर्ट टर्म लोन देना है। इस स्कीम से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बूस्ट करेगा कंट्री के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में। अब इसके कुछ साइलेंट हाइलाइट्स हैं, उस पर ध्यान देंगे। इस स्कीम के अंदर जो फार्मर्स को शॉर्ट टर्म लोन दिया जाएगा वो 3 लाख तक का होगा और इसके लिए इनको 4% पर एनम के लिए 4% पर एनम के अनुसार देना पड़ेगा। 3 लाख का केवल 4% ही इनको 1 साल में देना पड़ेगा। और ये जो स्कीम है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं 1 साल के लिए नाबार्ड और RBI। ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है वो प्रोवाइड करेगा पब्लिक सेक्टर बैंक को, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड नाबार्ड फॉर रीफाइनेंसिंग टू RRBs एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। अब इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहला है कि वैसे लोग जो कि लोन को टाइम पे चुका सकते हैं, वो हु पे शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन इन टाइम, उनको 5% की जगह पे 4% के अनुसार ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वैसे लोग जो नहीं पे कर सकते हैं लोन को टाइम पे, वैसे लोगों को 2% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 5% की जगह पे। इसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, जो एग्रीकल्चर AFO के लिए जो मेन इम्पोर्टेंट है कि कितने लाख का लोन इनको दिया जा सकता है और कितने परसेंट पर एनम के अनुसार इनका लगेगा, और जो लोग टाइम पर चुकाएंगे उनको कितना इंटरेस्ट लगेगा, और जो लोग टाइम पर नहीं चुकाएंगे उनको कितना इंटरेस्ट सबवेंशन के अनुसार देना पड़ेगा। नेक्स्ट है संपदा स्कीम। संपदा स्कीम में जो है वो जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए संपदा स्कीम को लगाया गया है। ये पहले भी चल रहा था। ये जो संपदा स्कीम है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है। ये पहले चल रहा था एक स्कीम, उसको रीस्ट्रक्चरिंग किया गया है। पहले जो चल रहा था स्कीम जिसके अंदर चल रहा था उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अंडर न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम कॉल्ड संपदा, जिसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर डाल दिया गया है। इसको संपदा स्कीम के नाम से जाना जाता है। संपदा का फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। ये 2016 से लेकर 2020 तक के लिए इस संपदा स्कीम को स्टार्ट किया गया है। उसके आगे फर्दर इसको कंटिन्यू किया जाएगा।
इसके भी कुछ साइलेंट हाइलाइट्स हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। संपदा स्कीम को अम्ब्रेला स्कीम के अंदर रखा गया है। इसको एक अम्ब्रेला स्कीम एक ऑनगोइंग स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अंदर मेगा फूड पार्क्स है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। इसके अंदर ही संपदा स्कीम को रखा गया है। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि संपदा स्कीम को किसके अंदर रखा गया है, तो अम्ब्रेला स्कीम के अंदर संपदा स्कीम को रखा गया है। इसको और भी कुछ नए स्कीम के अंदर भी रखा गया है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, creation of backward and forward linkage, as well as creation expansion of food processing and preservation capacities। इन सब के अंदर भी इसको रखा गया है। एक अगला मेन इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए कितना एलोकेशन, मतलब कितना धन दिया गया है। तो इसके लिए हमको 6,000 करोड़ 6,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। और इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 20 लाख फार्मर्स को, 20 लाख फार्मर को बेनिफिट करेगा। और ये जनरेट करेगा 5,30,500 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन कंट्री। ये बाय द ईयर 1920। इसमें 6 लाख करोड़ का एलोकेशन दिया गया है और 20 लाख फार्मर्स इससे बेनिफिट होंगे। और ये जनरेट करेगा 5,30,500 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव संपदा स्कीम का है कि टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज प्रोसेसिंग ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स एंड डिक्रीजिंग देयर वेस्टेज। जो भी मॉडर्नाइज करना है हमको प्रोसेस एग्री प्रोडक्ट्स का, और डिक्रीज इसका वेस्टेज को करने के लिए संपदा स्कीम को लगाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज़ ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन। महाराष्ट्र एक पहला स्टेट बन गया है जहां ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन को लगाया गया है। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, वो उन्होंने सबसे पहला स्टेट का फर्स्ट ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन को नागपुर में डूंगर गांव में इसको लगाया है। और स्टेट ने लगभग 2065 ऐसे ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन को लगाने का लक्ष्य रखा है, जिस विद द हेल्प ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इसको लगाने का एम रखा है। और इस साल 1,000 लगाने का एम है और नेक्स्ट ईयर बाकी बचे हुए को लगाने का इनका एम है। ये वेदर स्टेशंस जो हैं वो हेल्पफुल होंगे मेजर करने में विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, विंड टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल जितना भी होगा उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन को यूज़ किया जाएगा। और इसका जो भी आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगा उसको ये लोग, महाराष्ट्र का एक पोर्टल है जिसको महावेदा पोर्टल कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इसका पूरा नाम होता है महाराष्ट्र एग्रीकल्चर वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क। और इसको एक मोबाइल एप्लीकेशंस भी है, उस पर भी अपलोड किया जाएगा, जिसका नाम है स्काईमेट। ये स्काईमेट जो होता है ये वेदर फोरकास्ट फिल्म स्काईमेट वेदर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सेटिंग अप किया गया है वेदर स्टेशन में, जो कि स्काईमेट पर इसको अपलोड किया जाएगा। इसके सारे जानकारी को इस दोनों साइट्स पे, महावेदा पोर्टल और स्काईमेट पर अपलोड किया जाएगा, जिससे कि फार्मर्स इसके बारे में जानकारी ले सकें। इसके बाद नेक्स्ट है IIT-MK, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, केरला, डेवलप ऐप फॉर कॉफ़ी ग्रोवर्स। कॉफ़ी ग्रोवर्स के लिए एक ऐप डेवलप किया गया है जो कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर्स के पोजीशंस के बारे में कॉफ़ी प्लांट ओनर्स को बताएगा। ये जो ऐप है वो हेल्प करेगा पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ फर्टिलाइजर्स के ऑप्टिमम लेवल निश्चित मात्रा के लिए उनको हेल्प करेगा। और इनको ऑल्सो जियोग्राफिक जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उनको ये भी बताएगा कि किस जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स में ये सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है और न्यूट्रिएंट्स के स्टेटस क्या है, क्या फर्टिलाइज़र वहाँ रिकमेंडेड हो सकता है उस लैंड में।
और ये एक और ये जो होता है ये इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट्स का एक थीमेटिकल विजुअलाइज्ड एक पिक्चर डेवलप करेगा जो कि फार्मर्स के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। ये जो आपका ऐप है ये करीब 4 लैंग्वेजेस में इनको मिलेगा, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल और मलयालम में। इसके पहले भी आईसीआर ने एक जीपीएस को लॉन्च किया था, इनेबल किया था सॉइल मैपिंग के लिए और न्यूट्रिएंट्स एनालिसिस के लिए, केरला में ही, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में ही, टू प्रोवाइड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कॉफ़ी ग्रोवर्स। अभी ये सारी चीज़ें साउथ में ही यानी कि केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में ही क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि ये जो तीनों स्टेट हैं ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉफ़ी के। इसमें मेन इम्पोर्टेंट है कि ये जो ऐप डेवलप किया है, इस ऐप का क्या नाम है। इस ऐप का नाम है कसमम, कॉफ़ी सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। कसमम ऐप के रूप में इसको जाना जाता है। मेन इम्पोर्टेंट यही है कि जो इसका नाम याद रखना है आपको। इसके बाद है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अनवील्स मॉडल एपीएमसी। एपीएमसी एक एक्ट है जो कि फार्मर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। उसको ये अनवील कर दिया गया है यानी खोल दिया गया है पीसी मॉडल को फार्मर्स के लिए। ये एक तरह से फ्रीडम है फार्मर को कि वो अपना प्रोडक्ट्स को कहाँ बेच सकते हैं, फार्मर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे गवर्नमेंट मार्केट में ही जाकर बेचें, उसको कहीं भी एक मार्केट में ले जाकर बेच सकते हैं। मतलब सारे फार्मर्स को एक मार्केट में लाने के लिए ये एक ये है। ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी एज ए सिंगल यूनिफाइड मार्केट एरिया। ये एक्ट 2017 में ही लगाया गया है। इसका पूरा नाम है द स्टेट यूनियन टेरिटरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2017। ये पहले से जो लॉ चल रहा था उसके ऊपर ये नया एग्जिस्टिंग लॉ के ऊपर इसको प्रपोज किया गया है, उसको हटाकर इस लॉ को लगाया गया है एपीएमसी एक्ट को। 26 स्टेट्स ने इस सब इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरीज़, ये सारे जितने भी राज्य हैं ये सभी पूर्ली और पार्सली इसको मॉडिफाइड करके एपीएमसी एक्ट को अपने अंदर अडॉप्ट कर लिए हैं। लेकिन केवल बिहार ही एक ऐसा स्टेट है कि जो अभी तक ये एपीएमसी एक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है, अडॉप्ट नहीं किया है, और बाकी सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ने एग्री कर लिया है, इस अडॉप्ट कर लिया है इस मॉडल को। इसके बाद नेक्स्ट है तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा चोजन फॉर कृषि कर्मन अवार्ड। कृषि कर्मन अवार्ड के लिए तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा को चूज़ किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि कृषि कर्मन अवार्ड किन किन राज्यों को मिला है, तो 3 राज्यों को मिला है। ये मेन इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने सेलेक्ट किया है तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा को कृषि कर्मन अवार्ड के लिए। किसके लिए? क्योंकि इन्होंने प्रोड्यूस किया है फूड ग्रेन्स को रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग 15 एंड 16। इन तीनों स्टेट्स को छोड़कर मेघालय को भी करीब 1 करोड़ रुपए का ये अवार्ड दिया गया है फॉर टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए 1 करोड़ रुपए का अवार्ड दिया गया है। इसमें 5 करोड़ रुपए का अवार्ड तीनों को मिलेगा, तमिलनाडु को, हिमाचल प्रदेश को और त्रिपुरा को। तीनों स्टेट्स को 5 करोड़ रुपए का अवार्ड दिया जाएगा। तमिलनाडु को लार्ज कैटेगरी के लिए चुना गया है। लार्ज कैटेगरी में जो स्टेट प्रोड्यूस करते हैं मोर देन 10 मिलियन टन्स फूड ग्रेन्स, तो उनको लार्ज कैटेगरी में रखा जाता है। और हिमाचल प्रदेश को मीडियम कैटेगरी में रखा गया है 1 to 10 मिलियन टन्स के लिए, और त्रिपुरा को स्मॉल कैटेगरी के लिए रखा गया है लेस देन 1 मिलियन टन प्रोडक्शन के लिए। तमिलनाडु ने 130 लाख टन फूड ग्रेन को उपजाया था 15-16 में, जो कि हाईएस्ट है लास्ट 5 ईयर का। 5 साल में किसी भी स्टेट का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन है तमिलनाडु ने जो इस साल किया है, इस साल 15-16 में किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स किस स्टेट ने उठाया था। करंट अफेयर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तमिलनाडु ने 130 लाख टन फूड ग्रेन्स को उपजाया था। जितने फूड ग्रेन को इसने उपजाया था वो पूरे मतलब कि 3.38 टन
ये पूरे इंडिया के मतलब पूरे स्टेट के पूरे देश के एवरेज जितने भी उपजाते हैं उससे 67% ज़्यादा था नेशनल एवरेज से। स्टेट ने इस गोल को प्राप्त किया है, अचीव किया है इको फ्रेंडली इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू। और इसमें गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन था, लाइक द पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट भी केरला वहाँ तमिलनाडु में किया गया, जिसके कारण इतना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन हुआ। तमिलनाडु को 5 करोड़ रुपए का अवार्ड दिया जाएगा। तमिलनाडु इसके पहले भी 3 टाइम्स और अवार्ड ले चुका है। 2011-12 में हाइयर फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए, 2013-14 में हाईएस्ट पल्स प्रोडक्शन के लिए, और 14-15 में हाईएस्ट कोरस सीरियल क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए ये तमिलनाडु को मिल चुका है। और त्रिपुरा को भी सिलेक्ट किया गया है जो कृषि कर्मन अवार्ड के लिए। इसके कमेंडेबल इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन स्मॉल कैटेगरी स्टेट के लिए। स्मॉल कैटेगरी स्टेट में जो अच्छा सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्शन इसने किया है, इसलिए कृषि कर्मन अवार्ड के लिए त्रिपुरा को भी सिलेक्ट किया गया है। त्रिपुरा को नेशनल अवार्ड दूसरी बार दिया जा रहा है। पहले भी इसने एक अवार्ड ले चुका है, कैश रिवार्ड। और इसका टारगेट है कि ये 9,35,000 टन 2017 में फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद ये नेक्स्ट है, कैबिनेट अप्रूव साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट ऑफ एस्टाब्लिशमेंट CIRDP सेंटर इन हैदराबाद। CIRDP सेंटर जो होता है, ये सेंटर एक इंटरनेशनल सेंटर है जो कि इंडिया के बाहर भी लगाया गया है बहुत सारे देशों में। और ये CIRDP सेंटर अब इंडिया में हैदराबाद में लगाया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये CIRDP सेंटर कहाँ इंडिया में लगाया गया है, तो ये हैदराबाद में लगाया गया है। ये CIRDP क्या करता है कि ये एक रूरल डेवलपमेंट के लिए यूज होता है पूरे एशिया में, और जितने भी एशिया के पैसिफिक्स हैं उनमें भी ये रूरल डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। रूरल डेवलपमेंट में अब जो जैसे भी अब आप ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ आप करते हैं वो CIRDP उसमें हेल्प करती है। वो किसी भी तरह से वो हेल्प करेगी, जैसे कि आपको कुछ पैसा देना या फिर डोनेट करना या फिर कुछ नया नए जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं उनके बारे में बताना, ये सारी चीज़ें CIRDP करती है। ये एक इसने CIRDP ने एग्रीमेंट किया है, साइनिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CIRDP कहते हैं, सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक CIRDP, फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ CIRDP सेंटर एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये जो हैदराबाद में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है, NIRD एंड PR हैदराबाद में, वहाँ पे ये CIRDP सेंटर को खोला जाएगा। ये CIRDP सेंटर जो है वो जो हैदराबाद में ये NIRDP जो है उसको ये क्या करेगा कि नॉलेज प्रोवाइड करेगा विद ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि ये अपने जो भी जितने भी फार्मर्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर सकें अच्छी तरह से। दिस सेंटर आल्सो हेल्प NIRDP टू इन्हेंस इट्स स्टेटस इन रीजन थ्रू लिंकेज विद द अदर मिनिस्टर्स एंड इंस्टीट्यूट इन CIRDP मेंबर्स। जितने भी मेंबर्स हैं CIRDP के दूसरे कंट्रीज़ के, उनके थ्रू इन NIRD एंड PR सेंटर्स को ये अटैच करेगा, लिंक करेगा, ताकि दोनों जितने भी मंत्रीज वगैरह हैं और जितने भी स्पेशलाइज्ड हैं वो उनसे वो टॉक कर सकें, बात कर सकें और अपने प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा सकें, रूरल डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकें। अब
कुछ CIR-DAP के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स हो जाए। पहले भी बता चुके हैं कि ये ऑर्गेनाइज जो है इन्वॉल्व होता है रूरल डेवलपमेंट एंड प्रॉपर्टी एलिगेशन में। CIR-DAP का मेन काम यही होता है। और ये इस्टाब्लिश्ड कब किया गया था? ये जुलाई 1979 में इसका इस्टाब्लिशमेंट हुआ था, जिसमें इन एशिया के जो जितने भी कंट्री के जितने भी एशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं और पैसिफिक रीजन्स के, वो इसके साथ जुड़े थे। और साथ में इसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ऑफ यूनाइटेड नेशन विथ सपोर्ट ऑफ द सेवरल अदर UN बॉडीज़ एंड डोनर्स के थ्रू ये इस्टाब्लिश किया गया था CIR-DAP सेंटर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कब इस्टाब्लिश किया गया था 1979 में। इसका मैंडेट्स क्या है? मैंडेट्स मतलब कि इसके जो काम होते हैं, तो मेन इसका जो जितना भी जब भी इसका लिखा जाता है तो एक मैंडेट्स आता है किसी की भी ऑर्गेनाइजेशंस का कि इनका क्या लक्ष्य है। तो इनका बस जो पहले ही बता चुके हैं यही लक्ष्य है इनका। सेवरल इंस्टीट्यूट्स हैं इनके मेंबर्स ऑफ द कंट्री के, जो कि प्रमोशन करते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का थ्रू रिसर्च एक्शन। रिसर्च करते हैं उसके बारे में, ट्रेनिंग करवाते हैं और इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन मतलब कि इंफॉर्मेशन को फैलाते हैं, एक्सेट्रा इनका मेन मैंडेट्स है। इसके 16 मेंबर्स हैं जो कि सारे एशियाई कंट्रीज़ ही हैं। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश जो कि होस्टेड स्टेट है, इंडिया, इंडोनेशिया, इराक, LAO, PDR, अभी इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है ये क्या है। मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम एंड फिजी, ये सारे कंट्रीज जो 16 मेंबर्स हैं इस CIR-DAP के। ये भी इम्पोर्टेंट है कि CIR-DAP में कितने मेंबर्स हैं और इसका होस्टेड स्टेट कौन है। तो बांग्लादेश, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर ढाका में ही है, जो भी इसका मेन प्रोग्राम होता है वो बांग्लादेश में ही होता है। इंडिया इसका 1 की फाउंडर मेंबर है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आगे मैं जो भी अपलोड करूं वो आपके पास डायरेक्ट पहुंचता रहे। धन्यवाद।